welcome to this lecture of React.js. लास्ट लेक्चर में हमने अपनी टू डू ऐप को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, माई टू डू ऐप हमारी पूरी वर्किंग में थी, हमने पूरा क्रेड उसमें परफॉर्म करवाया था विदाउट एन एपीआई। तो इसी तरह आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमेशा करते हो। एपीआई जब तक आपके पास नहीं है, आप कोई बैक एंड डेवलपर बना रहा है या इटसेल्फ आप बना रहे हो, आप फ्रंट एंड पे काम पहले स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जांपल आपने, तो उसमें आप क्या अप्रोच यूज़ करते हो? आप यही अप्रोच यूज़ करते हो कि आप डमी डाटा अपने पास बना लेते हो और उस डमी डाटा की बेसिस पे आप हर एक चीज़ सेटल करते हो, ताकि जब बैकएंड रेडी हो जाए और आपकी एपीआई रेडी हो जाए तो सिर्फ आपको एपीआई कॉल्स भेजनी हो, दैट्स इट। उस अदर देन एवरीथिंग जो है आपकी ऑलरेडी सेटअप हुई पड़ी हो। ठीक होगी बात? तो ये हमने लास्ट टाइम टू डू किया था। आज हमने करना है अनस्प्लैश। हमने कहा था कि हम दो प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक प्रोजेक्ट होगा हमारा टू डू, जो हम स्क्रैच से बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें स्टेट मैनेजमेंट होगी आपकी, ये सब चीज़ें हम उसमें कवर अप करेंगे। अब हमारे पास दूसरा आ गया ये अनस्प्लैश। अनस्प्लैश जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। ये आपके पास एक सोर्स है, ओपन सोर्स है, जहाँ से आप फोटोज़ ले सकते हो। तो बेसिकली हम क्या बनाने लगे हैं, हम एक वेबसाइट बनाने लगे हैं जो फोटो सर्च करेगी। ठीक है, और उसमें हम अनस्प्लैश की एपीआई यूज़ करेंगे। तो हम अनस्प्लैश की एपीआई यूज़ करने का फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से एपीआई हैंडलिंग होती है हमारी। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट, अभी हमने सिर्फ एक कंपोनेंट की स्टेट मैनेजमेंट की थी, अब हम प्रोजेक्ट की स्टेट मैनेजमेंट करेंगे। मैंने आपको एक इशू दिखाया था वहाँ पे, वो था प्रॉप्स ड्रिलिंग का। प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है? स्टेट मैनेजमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग को रिमूव करने के लिए। अब प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मेरे पास पेरेंट है जो कि आपका रूट है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक ऐप डॉट जे एस की बनाई हुई है। ऐप डॉट जे एस पे सारा काम कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। ये मेरे पास रही ऐप डॉट जे एस जो आपके पास सबसे होम है। अब इसके पास दो चाइल्ड हैं इसके, ठीक है, ए और बी। उसके बाद ए के आगे दो चाइल्ड हैं, सी और डी, और बी का एक चाइल्ड है ई। अब मैं चाहता हूं कि सी पे एक मैंने इनपुट टैग लिया हुआ है, उस इनपुट टैग पे कुछ भी लिखूं मैं तो उसकी रिफ्लेक्शन जाए मेरे पास ई पे। ई पे लिस्ट है तो वो ई पे शो होना चाहिए। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो अब क्या होगा, प्रॉप की एक चीज़ याद रखिएगा, हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉप्स पास आउट किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, प्रॉप जब एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में भेज रहे होगे तो वो जाएंगे थ्रू पेरेंट के। चाइल्ड ए बी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको करना पड़ेगा पेरेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड पेरेंट इसको रिप्लाई करेगा, एंड यही पेरेंट को फ्लो इस तरह चलेगा। चाइल्ड चाइल्ड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, चाइल्ड को कम्युनिकेट करनी है अदर चाइल्ड से, देन उसको पेरेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर उसको सब चाइल्ड से करनी है देन उसको अपने पेरेंट का, फिर उस सब चाइल्ड के पेरेंट का, अगर उसका भी कोई पेरेंट है तो उसका भी पेरेंट का उसको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो काम होगा। ये बात क्लियर होगी। प्रॉप किस तरह पास होते हैं, कि आपको क्या करना है, हमने सी में वैल्यू चेंज करनी है और डी में उसका रिफ्लेक्शन दिखाना है। ये हमारे पास यूज केस आ गया हमारा। तो क्या करना पड़ेगा, ए पे आप स्टेट बनाओगे, देन आप ए सी और डी को कम्युनिकेट करा सकते हो। ठीक है, ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ए के। ए हमारा ब्रिज बन जाएगा। अगर आपने ई के साथ करनी है देन आपको स्टेट शिफ्ट करनी पड़ेगी ऐप डॉट जेएस के अंदर। फिर ऐप डॉट जेएस से आप स्टेट भेजोगे अपनी बी के अंदर, बी से आप स्टेट भेजोगे ई के अंदर। तो देखो काफी कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है कि हमें प्रॉप्स भेजने पा रहे हैं एक दूसरे के अंदर। अब राउट यूज कर रहे हैं तो क्या हम राउट के थ्रू सारा कुछ भेजेंगे? नहीं। तो यहाँ पे इस पूरे मैस को, क्योंकि मतलब बहुत छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने, रियल टाइम पे बहुत बड़े बड़े आपके पास इश्यूज आते हैं, किस तरह मैनेज करोगे, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। पहले डायग्राम थोड़ी ड्रा, ये दोबारा डायग्राम ड्रा कर लें। ये ऐप रही, उसका एक चाइल्ड ए रहा
और दूसरा चाइल्ड बी रहा, बी के अंदर सी, ए के अंदर चाइल्ड है सी और डी हमारे पास, और बी के अंदर ही इसी तरह हमारे पास ई है। ठीक होगी बात। अब क्या, मैंने आपको इशू दिखा दिया, अब उसका सलूशन क्या है कि आप इस पूरे को, जो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, उसको आप एक ही पेरेंट के अंदर ले आओ। ठीक है, अब ये पेरेंट, जब आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को पेरेंट के अंदर रैप कर दिया, तो ये पेरेंट तो कम्युनिकेशन कर सकता है ना चाइल्ड से, तो ये पेरेंट डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा चाइल्ड से। आप इस पेरेंट को अपडेट करोगे, वो पेरेंट डायरेक्ट उस चाइल्ड को अपडेट करेगा। यहां पे भी यही हो रहा था, सीन वही था, लेकिन क्या था कि आप पास आउट कर रहे थे। अब डायरेक्ट फॉर एग्जांपल इस पेरेंट ने इसके साथ बात करनी थी, ठीक है, ई के साथ, दादा अब्बू ने, ठीक है, पोते के साथ बात करनी थी, तो उसको बाप को बीच में लेना लाजमी है। यहाँ पे क्या हो गया, जब हमने इसको पेरेंट बना दिया सबका, दादा अबू ने अगर अपने पोते से, पर पोते से, उसके आगे पोते से बात करनी है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप पेरेंट को एक्नॉलेज कर रहे हो और पेरेंट के पास हर किसी की एक्सेस है। ठीक है, रिडक्स यही काम करता है। जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं दो है सबसे मशहूर, एक है रिडक्स और एक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपके पास रिएक्ट की अपनी हुक है, मैं बताया था रिएक्ट हुक पे काम करता है, क्लास की उसने छोड़ चुके हैं, डेप्रिकेट कर चुके हैं, तो इसलिए क्लास मैंने आपको इस थ्रू आउट कोर्स आपने नोट किया होगा, क्लास पे हमने इतना गए ही नहीं, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं आप। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है स्मॉल के लिए है। आईडी समझ आ गया। रिडक्स करता क्या है, रिडक्स अपने आप को एज अ पेरेंट सबका रजिस्टर कर देता है। पेरेंट जब रजिस्टर हो गया, देन वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी चाइल्ड से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि app.js भी हमारे पास पेरेंट का चाइल्ड होगा। ठीक होगी बात। अब ये पेरेंट जो हमारा है ना, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, इसके बाद इतनी अथॉरिटी है, इस वजह से हम स्टेट मैनेजमेंट को लेके आए। लेकिन स्टिल इसमें भी पेरेंट अपडेट होगा, पेरेंट जाके चाइल्ड को अपडेट करेगा, चाइल्ड चाइल्ड को अभी भी नहीं कर सकता, पेरेंट ही करेगा चाइल्ड को। अब इस तरह भी कह सकते हो कि इसके ऊपर भी रिडक्स आ गया, इसके ऊपर रिडक्स आ गया, इसके ऊपर भी रिडक्स, इसके ऊपर रिडक्स, इसके ऊपर, सबके ऊपर रिडक्स, और इन सब का पेरेंट पेरेंट रिडक्स, तो सबसे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये समझना आप। अब ये हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट की बात मैंने कर दी। उसके बाद है एपीआई हैंडलिंग होगी हमारी, जो मैंने बताया इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि इस आपको एपीआई हैंडलिंग आ जाएगी। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट आएगी आपके पास। अभी तक हमने डेटाबेस में से डाटा लेके अपडेट नहीं कर रहे थे, हम डायनामिक करेंगे डाटा को। ठीक, उसके बाद हम सम फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे। याद है टू डू क्यों करवाई थी, वो इसी वजह से कराई थी। फिल्टरिंग हम किस तरह करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि वन स्क्रीन से, ये स्क्रीन में इमेज है, उस स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पे किस तरह जाना है और क्या करके जाना है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी टू डू में कर चुके हैं। टू डू करवाने का मकसद ये था क्योंकि वो बेस्ट है। कोई भी आपने मेरी नज़र में मुझसे पूछोगे कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए जब आप कुछ सीख रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा टू डू प्रोजेक्ट करो, क्योंकि ये हर एक चीज़ को कवर करता है। क्लियर होगी बात। हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्टमैन क्या है। हम एपीआई क्लाइंट्स को देखेंगे, यूज़ करेंगे। ये क्लाइंट है, एपीआई क्लाइंट, या एपीआई टेस्टर भी कह सकते हो आप, जिस पे आप एपीआई टेस्ट करते हो। क्लियर बात। अब ये अ लॉट ऑफ बंच ऑफ थिंग्स हैं। उसके बाद जो स्टेट, तो ये मैं जो रिएक्ट है वो तो हमारी होनी है। रिएक्ट के अंदर जेएस और सीएसएस ये हमने यूज़ करनी ही करनी है, तो इनको इसलिए मैंने इनको मेंशन नहीं किया। ये मेन चीज़ें हैं जो आप इस कोर्स के, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप सीखोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के, अपने ब्राउज़र के अंदर और कुछ R&D करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इन सब को करने के लिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है R&D। ये चीज़
R&D ही डिस्क्राइब करता है आपको कि आपका स्टेप क्या है। कभी भी जब आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि यार मुझे ना एक प्यारी सी लैंडिंग पेज बना के दो, अब आपको लैंडिंग पेज का पता नहीं, आपने कहा ओके सर, आपके क्या आपने क्या किया, कमांड लिखी npx create react app, ले भाई स्टार्ट हो गया, बना के बनाई जा रहे हो बनाई जा रहे हो बनाई जा रहे हो बनाई जा रहे हो, जो काम आपका होना चाहिए था एक दिन के अंदर वो पहुंच गया 10 दिन के अंदर, क्योंकि आप बार बार काम कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, काम कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, मुझे दे रहे हो, मैं आपको रिवर्ट बैक भी दे रहा हूँ। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने R&D स्टार्ट नहीं की पहले। एक हमेशा याद रखिएगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपकी R&D होती है। R&D क्या है? बेसिकली आप डॉक्यूमेंटेशन बढ़ते हो और उसके उसके क्लोजेस्ट जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, आप वो इकट्ठी करते हो अपने पास, उसको आप संभालते हो एंड देन उनको यूटिलाइज करते हो प्रोजेक्ट बनाते वक्त। ठीक, आपके माइंड सेट पूरा एक हो जाता है R&D जब कर रहे होते हो, इसके बाद जो आपके पास एक ना पूरा होल आइडिया आ जाता है कि आपने कौन सी चीज किस तरह करनी है। क्लियर बात, आपके पास होल आइडिया बिल्डअप हो चुका है, कौन सा काम किस तरह करना, किस तरह होगा, क्यों नहीं होगा, अगर होना नहीं हो रहा तो कैसे होगा। क्लियर। अब हम करते हैं R&D। बेसिकली इस लेक्चर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम R&D ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहला फेज से गुजरना है R&D का। गूगल पे गया हूं मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ अनस्प्लैश। पहले जो चीज बना रहे हो आप उसको देख लो वो है क्या चीज। unsplash.com लिखा है, मेरे पास ये unsplash खड़ी होगी। अब एज अ डेवलपर आपको देखते साथ ही आपके माइंड में चलना चाहिए, यार ये जो इसने unsplash और ये चीजें शो करवा रहा है, ये किस तरह शो करवा रहा है, आपके माइंड में घूमना चाहिए कि यार अच्छा ये डिस्प्ले फ्लेक्स किया होगा उसने, फ्लेक्स आइटम और फ्लेक्स उसने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया होगा तो ये बीच में आ गया, उसके बाद उसने लाइन आइटम सेंटर किया होगा तो सेंटर में आ गया। इन इन सारे को उसने एक और डिव में ऐड किया होगा, जो डिव यहाँ पे शो हो रही है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्टार्ट पे लगे हुए हैं। अब ये क्या है, आपके माइंड में पूरा बन गया फ्लो, यार हाँ ठीक है। अब आप करने बैठोगे ना तो आप मिनट लगाओगे काम करते हुए, आपको कोई इतना टाइम नहीं लगना, आपने फौरन मिनट से पहले इस पूरे सीन को खत्म कर देना, क्योंकि आपने माइंड में ऑलरेडी सेट कर लिया हुआ। उसके बाद आपके नैप पे चलते हैं। सबसे पहले हम नैप बार से स्टार्ट करेंगे। नैप बार आती है, ठीक है। नैप बार में हमने देखा ये लोगो है, इस लोगो पे क्लिक करने पे वो होम स्क्रीन पे जाता है और ये एक लिंक है नीचे, आप देखो ना नीचे, बिल्कुल नीचे, तो आपको नजर आएगा कि एक लिंक है। उसके बाद ये सर्च बार है, इसमें कुछ भी लिखने पे आपका सर्च आएगा। हम ये मॉडल नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये बाद में हम कर लेंगे। ये असाइनमेंट आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। अब ये मत कहना कि सर आसान आसान काम सर आपे करी जा रहे हैं, मुश्किल मुश्किल काम सानू दे जा रहे हैं, तो ये ज्यादती होगी फिर। ठीक है, और ये एक्सप्लोर बटन आ गया, एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं हम तो ये हमें एक्सप्लोर सेक्शन पे ले जाता है, ऊपर पाथ चेंज हो गया आपका, ठीक है। और आपको लोगों को बता दूं, अनस्प्लैश रिएक्ट में बनी हुई है, ये देख रहे हो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक रैंडम इफेक्ट चल रहा है, कोई इमेज ऊपर है कोई नीचे है, इस तरह सा सेटअप हुआ हुआ है। तो हम भी इसी तरह लेके चलेंगे इसे। हम देखेंगे किस तरह हम ये इफेक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। क्लियर है बात? हम ये पूरा का पूरा काम करेंगे, हम मैनुअली नहीं किसी को ऊपर छोटा करेंगे, हम सारा का सारा काम इसी तरह करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको आ रही हैं ब्राउज थाउजेंड ऑफ फ्री इमेजेस, उसमें बैकग्राउंड इमेज और वॉलपेपर, इसमें एआई यूज नहीं करेंगे हम। अगेन वो एक बहुत बड़ा टॉपिक इट सेल्फ है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बट हम ये चीजें बनाएंगे। एक हमारे पास हो गया, हम लिखी जाते हैं, एक हमारे पास हो गया एक्सप्लोर, एक लैंडिंग पेज हो गया आपके पास एक चीज, ठीक है। उसके बाद हो गया एक्सप्लोर। एज अ डेवलपर आपको हमेशा पता होना चाहिए, जहां पे लोगो होगा ना, लोगो लोगो पे क्लिक करने पे उसका होम का पाथ लगा होगा हमेशा। अगर ऐसा नहीं आपने किया हुआ तो आपने गलत किया हुआ। होम पे क्लिक करने पे जो आइकन है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, इस पे क्लिक करने का मतलब क्या है कि आप बैक चले जाओ लैंडिंग पेज पे। ठीक हो गया, एक्सप्लोर हमारे पास है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से पेज हम देखते हैं हम बनाएंगे। एक्सप्लोर हम बनाएंगे, सर्चिंग वाला हम बनाएंगे, एडवर्टाइज। एडवर्टाइज में आया गेट टच, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पॉपुलर डेटा नहीं आ रहा।
हमने स्टिक रहना है इमेजेस पे। ये पेज बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि समथिंग एल्स है। लॉगिन हो गया, हम बनाएंगे, ठीक है। लॉगिन में फेसबुक, ये अगेन एक बैकएंड का सीन है तो हम इसे नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेज डिज़ाइन करेंगे, या पेज भी नहीं डिज़ाइन करेंगे, फारिग कराओ इसे, क्योंकि फिर अगेन क्योंकि आप लॉगिन और जो साइन अप का प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको टू डू ऐप में करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। हाँ, सबमिट आ फोटो वाला करेंगे हम काम, और इसके लिए लॉगिन चाहिए। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। 3 डॉट्स हैं, इन पे आपके पास ये पूरा पॉपअप आया, ये पॉपअप हम बिल्ड करेंगे। इसके अंदर बेशक सारे लिंक ना बनाए हो हमने, लेकिन ये पॉपअप हम शो करेंगे। होम पे जाते हैं वापस, देखा मैंने सिर्फ मैं जो सेलेक्ट किए हैं वो लैंडिंग पेज है, एक्सप्लोर पेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबमिट ऑफ फोटो है, लेकिन अगर उस पर लॉगिन हुआ तो एपीआई में जाके देखेंगे लॉगिन किस तरह से होता है, देन उसको परफॉर्म करेंगे हम लेटर ऑन। उसके बाद हमारे पास लैंडिंग पेज पे हीरो सेक्शन आ गया, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन। जो आपका बार के नैब बार के नीचे होता है सबसे पहली चीज, वो आपके पास होता है आपका हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन पे गया, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कुछ उसने इमेजेस हैं, रिकमेंडेड इमेजेस, वो आ रही हैं सारी, और सेम फ्लो चल रहा है इनका भी। बेतरतीबी है, कोई जिसकी मैं जो आपकी हाइट में भरी है वो हाइट में आ रही है, जो विड्थ में भरी है विड्थ में आ रही है। यार ये बाइक बहुत लेवल की है। अच्छा छोड़ो पड़ा। अब आपने नोट किया है क्लिक करने पे मोडाल ओपन होता है, और उस पर क्लिक करने पे प्लस का साइन आता है, जिससे आप इमेज को जूम कर सकते हो। ये चीज़ भी हम करके देखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद इसी टाइप की इमेजेस और आ जाती हैं हमारे पास। ये हम देखेंगे कि हम ये परफॉर्म, अगर तो हमें अनस्प्लैश देता हुआ ये चीज़ तो हम शो करवाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा टफ रखेंगे अपना हाथ, क्योंकि इतना इतना हमने अनस्प्लैश को नहीं जाना कि हम खुद ही जो है ना वीडियो बनानी है हमने 4 और हम पहुंच जाएं 20 वीडियोस पे। बाय द वे ये अनस्प्लैश और ये टू डू आप अपने इंटरव्यू के टाइम उन्हें बता सकते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट बिल्डअप किए हुए हैं और इस तरह बिल्डअप किए हुए हैं। जो आप उन्हें प्रोजेक्ट बताओगे ना वो खुद ही कहेंगे हाँ भाई काम आता है इस लड़के को, इसकी सैलरी थोड़ी सी बाब होनी चाहिए। अगेन अगर वो आपको 20 कह रहे हो, आप 20 पे जग से मान गए, हाँ ठीक है 20 दे दें हमें, तो फिर तो आपका रेट नहीं बढ़ने वाला। फिर तो आप 20 पे थे 20 पे रहोगे। अगर वो कह रहे हैं 20, आप कह रहे हो 25, वो कह रहे हैं 22, आप कह रहे हो 25, वो कह रहे हैं 24, आप कह रहे हो 26, फिर वो कहते हैं 25, आप कहते हो ठीक है, देन वो रेट समझेंगे। उनको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को जितना कहा है ना इस बंदे ने, इसने उतना हमें चार्ज करना है। उससे नीचे जाओगे ये नहीं मानने वाला, ऊपर जाओगे मान जाएगा, लेकिन उतने ही दोगे जितने ही मांग रहा है, तो काम चल जाएगा हमारा। चलें, हमारे पास हमने R&D कर ली, हमने देख ली है, लेकिन ये तो सिर्फ UI प्रोस्पेक्ट था। हमें तो एपीआई हैंडलिंग भी करनी है। एपीआई हैंडलिंग भी फ्रंट एंड का टास्क होता है, ये बैक एंड का नहीं होता। बैक एंड का टास्क सिर्फ आपको बैक एंड बना के देना, उसको टेस्ट करके आपको प्रोवाइड करना, आगे इंटीग्रेशन आपने करनी होती है फ्रंट एंड डेवलपर ने। अगर आप मान के हो तो आप सारे के सारे काम खुद ब खुद ही करोगे। क्लियर बात। और यहाँ पे लिस्ट आ रही है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जाते हैं हम अनस्प्लैश की एपीआई पे। यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं मिला हमें एपीआई का। अच्छा ये एंडलेस है, नोट कर लीजिएगा, इसका फुटर कोई नहीं है लैंडिंग पेज का, ये एंडलेस लैंडिंग पेज है। अगर हम जाते हैं हमारे पास एक्सप्लोर में, तो क्या यहाँ पे भी एंडलेस है? देन आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। नहीं, इसका है बैक, मतलब कि इसका फुटर है हमारे पास मौजूद, हम इसके पास फुटर बनाएंगे। बैक आ गया, मैं बेहतरीन हो गया। अब इसकी एपीआई ढूंढनी है हमें। ये तो हो गई, इमेजेस कहाँ से आनी है हमारे पास?
अगर ये आपने बना लिया तो आप प्रिंट टेस्ट भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। वो भी इमेजेस प्रोवाइड करता है, ये भी इमेजेस प्रोवाइड करता है। मैंने लिखा अनस्प्लैश एपीआई, उसने मुझे पहले एपीआई दे दी अनस्प्लैश की, और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फ्री एच डी फोटोज एपीआई। ये आपको प्योरली एच डी में और फ्री प्रोवाइड करता है एपीआई। ठीक, सबसे पहले जब भी आप कहीं पर जाएंगे, गूगल में जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को एज अ डेवलपर। मैं कह रहा हूँ रजिस्टर एज अ डेवलपर। आप ज्वाइन विद यूजिंग फेसबुक करना चाहते हैं फेसबुक कर लें, नहीं तो अपने क्रेडेंशियल्स बाय हैंड ऐड करना चाहते हैं तो बाय हैंड ऐड कर लें। मैं बाय हैंड ऐड कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग पे कर दिया, उसने कहा 3 एरर्स prohibited this user for being saved. Email is already been taken. Email is already in user. Try to send a user is taken. Let's say user 170 and then go. Okay, so यहाँ पे मैंने किया 170। उसने कहा email is taken और email already try to reset। मतलब कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है इस पे। तो मैं करता क्या हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप सिंपल इसे करना है और लॉगिन कर लेना तो हो जाएगा काम आपका। ज्वाइन कर लेते हैं फेसबुक से, मेरे भाई का अकाउंट है। चलो लॉगिन करते हैं। अब ज्वाइन इन तो हो गया। अच्छा अगेन मैं करूँ, ये क्या हरकत है? अच्छा जब मैं दूसरी ईमेल यूज करना लूँ, मैं ईमेल यूज कर रहा हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ अपने आप को। ओके, मैं ऐड हो चुका हूँ एज अनस्प्लैश एपीआई में। अब यहाँ पे देखते हैं शेयर अ फोटो, यहाँ पे गया मैं, अकाउंट सेटिंग, बेल, डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा डेवलपर स्लैश एपीआई, हम इस पे जाएंगे। ठीक है, वो कहता है योर ऐप, मैं क्या यस। यहाँ पे एक ऑलरेडी बनी हुई है मेरी ऐप, पता नहीं कौन सी सदी में बनाई थी मैंने, क्योंकि मुझे याद पड़ता मैंने एक अनस्प्लैश का प्रोजेक्ट पहले बनाया था। ठीक है, हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम नया ही बनाएंगे, न्यू एप्लीकेशन। और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो क्या पूछ रहे हैं आपसे, उससे पहले आपने चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। वो कहता है ऐप का नाम क्या होगा, मैं कहता हूँ PFTP है, सॉरी मैं DP लिख दिया। और बिलीव और नॉट, अनस्प्लैश की वजह से मेरे बड़े इंटरव्यू पास हुए हैं, क्योंकि ये मेरी सीवी में लगी हुई ये चीज़ है, मैंने बनाई भी हुई है। तो मैं बताता हूँ फकर से कि हाँ भाई, जब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए थे और इन प्रोजेक्ट पे काम किया था। इसी तरह हर एक चीज़ की ना एक स्टोरी बनाओ अपनी लाइफ में। एक बात याद रखना, बाप को अगर सर मोटिवेशन स्पीकर बन जाएं, आप कहाँ प्रोग्रामिंग में आ गए। नहीं यार, मोटिवेशन देनी पड़ती है, नहीं तो जनाब आप सब जो है ना वो सो के बैठे हो, सॉरी सो के बैठे हो मैं कह रहा हूँ, बैठ के सोए हो। कोई भी चीज़ आपको पसंद है ना, तो लाजमी उसके बैक स्टोरी एक बनाना मज़ेदार सी, ताकि आप अपने बच्चों को मतलब सुना तो सको ना कि फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन लिया, किस तरह लिया,
मैंने मैकबुक ली तो किस तरह ली, ये मैंने इस बार चीज़ एक्सपेंसिव है और मोस्ट ऑफ द टाइम हर बंदे की ख्वाहिश रहती है कि उनके पास हो। मैंने अपना लैपटॉप लिया पहला तो किस तरह लिया, दूसरा लिया तो किस तरह लिया। आई हैव स्टोरीज, तो मैं सुनाता हूँ। इसी तरह आप लोग भी स्टोरी बनाओ अपनी, स्टैंड अलोन हो। ये नहीं मैं कह रहा कि घर छोड़ दो। स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कि अपने खर्चे जिनके लिए जो सिर्फ आपके हैं, वो नीडेड भी नहीं है, आपकी ख्वाहिशात हैं, आपके विशेज़ हैं, उनको खुद पूरा करो यार। अच्छा, हम PFTP में आ गए। यहाँ पे उसने मुझे कहा मैं अप्लाई फॉर प्रोडक्शन हेयर फ्ला फ्ला हॉट फोटो हॉट लिंक फ़ोटो। इसका मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो है ना वो ओरिजिनल इमेजेस आ जाएं, ठीक है। ट्रिगर डाउनलोड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे उसने कहा कि ऐड स्क्रीनशॉट और वीडियो कर दें अपनी, ताकि फ़ोटोग्राफ आपकी उस पर शो करवा दें। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है मुझे, और प्रोडक्शन के लिए बेसिकली है। हमें ये चीज़ चाहिए होगी अपनी एक्सेस की और सीगर्ट की, ठीक है। दो चीज़ें आपको नीडेड होंगी API से फैच करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज आपको अनस्प्लैश अलाउ नहीं करेगा कि आप API से डाटा उठाएं। तो हम चलते हैं, यहाँ पे हमारी सेटअप तो हो गया, हमें पता चल गया हमें दो चीज़ें चाहिए। आपने डिस्क्रिप्शन कभी भी चेंज करनी हुई तो आपके पास ये और ये सेक्शन है, आप यहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये परमिशंस हैं कि आप कौन कौन से रीडायरेक्ट यूआरएल पे परमिशन लगाना चाहते हैं। रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होता है, जैसे आपका कॉल बैक फंक्शन होता है कि कोई एक्शन परफॉर्म होने पे वो आपको कोई एक्शन परफॉर्म होने पे आप फंक्शन एक रन कर देते हो। रीडायरेक्ट यूआरएल भी ऐसे ही होता है कि जब आपका काम हो गया ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस यूआरएल पे। बेसिकली मकसद इसका यही होता है कि जैसे ही काम हो जाए इसको रीडायरेक्ट कर दो इस यूआरएल पे। अभी हम इस पे नहीं जा रहे, अब जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि अनस्प्लैश किस तरह काम करता है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि मैंने जब बनाया था अपना प्रोजेक्ट तो बहुत पहले बनाया था, मैं 2 साल हो चुके हैं, तो मुझे खुद आइडिया नहीं कैसे काम करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रीड आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हमने लिस्ट न्यू फ़ोटोज़ करनी है, गेट रैंडम फ़ोटोज़, ये हमारी पहली API है जो कि यूज़ हो रही है यहाँ पे। रैंडम फ़ोटोज़ हैं ये, कोई स्पेसिफिक फ़ोटोज़ नहीं, रैंडम है। जैसे जैसे आप रीलोड करोगे ये चेंज होती रहेंगी। अच्छा यार सॉरी, लेकिन चेंज होती हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं, कोई मसला नहीं। अब हम जाते हैं, ये हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट है। जब भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी इस तरह ही होती है, जब भी आपको कोई किसी बंदे ने कहा है कि आप API की डॉक्यूमेंटेशन बना दें तो आपकी इसी वे आउट में होगी। आपने पहले बताएंगे आपकी किस चीज़ के बारे में, उसके बाद उसका पाथ क्या, एंड पॉइंट क्या, ये एंड पॉइंट होता है आपका। जो डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है ना मैंने, ये अनस्प्लैश मैंने लिखी हुई, मतलब कि जो अनस्प्लैश में लिखी हुई है, अनस्प्लैश स्लैश के बाद जो है, डोमेन के बाद जो चीज़ होती है ना वो आपकी एंड एंड पॉइंट होती है। उसको कहते हैं क्या है, एंड पॉइंट। उसके बाद ये बता रहा है कि पैरम्स क्या क्या भेजने हैं और उसकी डिटेल बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन है, वो कहता है पब्लिक आपको कलेक्शंस चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, यूज़र चाहिए, क्यूरी चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए, कंटेंट फिल्टर चाहिए, काउंट चाहिए। आपको चाहिए क्या आखिर, मुझे बताओ। जो आप ये गेट रैंडम चाहते हो ये क्या चाहते हो, कलेक्शन चाहते हो कि गेट रैंडम आपके पास किसी इमेजेस जो हैं वो किसी रैंडम कलेक्शंस की हैं, या वो कह रहे हो किसी रैंडम टॉपिक्स की हैं, यूज़र नेम के साथ आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ये चाह रहा है आपको कि अगर आप कलेक्शन ऐड करते हो ना, कलेक्शन की आईडी दोगे, फिर उस कलेक्शन की अंदर से रैंडम इमेजेस आने लग पड़ेंगी आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा रिस्पॉन्स आपको इस वे आउट में मिलेगा कि 200, आपके पास रिस्पॉन्स टाइम 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल। उसने कहा ओके होगा, लिमिट ये होगी आपकी कि आपने जो है ना 1000 से लेके मतलब कि 999 और 1000 इस हिसाब से उसने लिमिट रखी है। उसने कहा विदाउट काउंट आपके पास इस तरह से होगा डिटेल, काउंट के बगैर। इसमें अगर लोकेशन वगैरह सारे यूआरएल्स वगैरह आ रहे हैं, ये काफ़ी आ डाटा आता है हमें इसमें, सिर्फ मैं हमारा डाटा चाहिए जो हमने यूज़ करना है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, डेट आ गई, वैल्यूज़ आ गई, सेक्टर है, बहुत लंबी लिस्ट है, हम इसको पे काम अभी नहीं कर रहे हैं।
हम पहले करते हैं क्रिएट एज अ डेवलपर अकाउंट। क्रिएट डेवलपर अकाउंट ये हमारा हो चुका हुआ है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डेवलपर अकाउंट हमारा हो चुका। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट है बेसिकली, तो हम JS में जाते हैं कि उसने कहा लाइब्रेरीज भी हमारे पास मौजूद हैं, आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। जाके देखते हैं कैसी लाइब्रेरी है ये। वो कहता है npm i unsplash.js। हम लाइब्रेरी यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हमने इसमें API हैंडलिंग देखनी है। अगर लाइब्रेरी यूज़ कर ली तो लाइब्रेरी ऑलरेडी API हैंडलिंग कर रही होगी, आप कुछ नहीं करोगे, तो हमने ये काम नहीं करना। ऐसी लाइब्रेरी देख रहे हैं जो प्रोवाइड की है उन्होंने, तो देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, माई एक्सेस की। ठीक है, ये लाजमी बात है कि उसको चाहिए ही चाहिए होगी एक्सेस की। उसके बाद नीचे आए, ये कहता कि ब्ला ब्ला एक्सेस की, वही एपीआई जो हमने एपीआई के थ्रू काम करना है वो ये कर रहा है। ठीक है यार, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब आप लोगों ने पता है करना क्या है, आफ्टर दिस वीडियो आपने इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है और सारे जो पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं, क्योंकि हमने करना क्या है, पहले गेट इमेजेस लेनी है। ठीक है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ें आपने मुझे बतानी है कि उनका एंड पॉइंट क्या क्या था, फिर आपने अगली वीडियो पे जाना है। अब ये आप पे ट्रस्ट की बात है, आप ट्रस्ट तोड़ोगे अगर आपको जो है ना हैंकी पैंकी लगा के अगली वीडियो देख के मुझे बता दोगे। ठीक, तो आपने बताना है मुझे गेट। ठीक है, रैंडम इमेजेस वाला तो हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि मैं स्पेसिफिक इमेज की डिटेल कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद उस इमेज का जो टैग होगा या जो कैटेगरी होगी उसकी बेस मैं इमेजेस कैसे ले सकता हूँ जो हमें नीचे शो करवानी है। क्लियर होगी बात, ये 3 API हमें अभी चाहिए। उसके बाद आपने देखनी है सबमिट फाइल की API, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। बाकी आपने ये 3 इमेजेस 3 देखनी है API जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी की बेस पे हमारा वो लेक्चर चलना है अगला। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को रोकते हैं क्योंकि थ्योरी हमारी इतनी ज़्यादा पढ़ी भी नहीं जाती और बताई भी नहीं जाती। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना अनस्प्लैश का पूरा पूरा क्लोन जो है ना उसको स्टार्टअप कर देंगे, एंड हम वन बाय वन चीज़ों को डन कर देंगे। रिस्पॉन्सिव हम मिनिमम करेंगे, मैक्सिमम मतलब पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि जितनी हो सके हम कर दें रिस्पॉन्सिव। मैं आपको बता दूंगा रिस्पॉन्सिव किस तरह होनी है। मोबाइल टैब हम ईच सेक्शन के ऊपर जाके नहीं करेंगे, हम सिंपल मैं लैपटॉप में देखेंगे, टैब में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे। बट आप जब वेबसाइट बना रहे होगे अपनी, तो अब ईच सेक्शन को देख रहे होगे, क्योंकि आपको नहीं पता क्लाइंट के पास कौन से वाला सिस्टम पड़ा हुआ है। क्लियर बात। तो बेस्ट ऑफ लक मुझे भी और आपको भी। अगर नेक्स्ट वीडियो से हम अनस्प्लैश को बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।